उत्तिष्ठ भारतः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया एंड जॉब्स टीम पे। गांधी जी की इस स्पेशल सीरीज में कल 2 अक्टूबर की क्लास में भी हम लोगों ने गांधी जी की ही चर्चा की थी, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और उनकी जयंती कल थी। और उनके साथ ही 2 अक्टूबर के दिन ही जयंती मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो भारत की दो विभूतियाँ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही का व्यक्तित्व उच्चतम श्रेणी का था और दोनों को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। उनको ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद शास्त्री जी का जो सहयोग प्राप्त हुआ इंडिया को, उसको भी हम लोग देखेंगे। जो बच्चे यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के लिए वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ख़ास फ़ायदा ये है कि इस वीडियो सीरीज को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाया गया है, यानी घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो सीक्वेंसली बढ़ रही हैं। तो क्या होता है इससे कि एग्ज़ाम्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, घटनाओं को क्रमानुसार सजाना होता है, तो आसानी से आप लोग सजा सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया और वो तारीख थी 6 अप्रैल 1930, साबरमती आश्रम से गांधी जी पहुँचे थे डांडी में और वहाँ पे उन्होंने ये नमक कानून तोड़ा। फिर यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके संदर्भ में जो बातें हैं उसको भी हम लोग करेंगे। कारण क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का? तो गांधी जी एक समाचार पत्र छापते हैं यंग इंडिया करके। यंग इंडिया, और इस समाचार पत्र में ब्रिटिश सरकार से इनकी 11 सूत्री मांगे होती हैं और इन 11 सूत्री मांगों में कहा जाता है कि हम लोगों को अपने सरकार बनाने का अधिकार चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उस समय डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। गांधी जी की जो मांग थी ये ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचती है। गांधी जी द्वारा 41 दिन तक, 41 डेज तक इंतज़ार किया गया कि सरकार कोई प्रतिक्रिया दे, कोई रिस्पॉन्स करे सरकार, लेकिन सरकार ने इसको रिफ्यूज कर दिया। उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। अब गांधी जी इन बातों से खफा होकर के 6 अप्रैल 1930 को शुरू करते हैं असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन 11 सूत्री मांगों में जो प्रमुख बातें थीं, ये जो भी बातें थीं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला जो था वो था कि जो भूमि कर है,
भूमि कर है उसमें 50% का रिडक्शन हो, इसको 50% कम कर दिया जाए, यानी जो भी पैसे लगते होंगे उसका आधा ही दिया जाए। जैसे मान लीजिए उस समय लगता हो किसी को 10 कट्ठा पे 200 रुपया, ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं था, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब पढ़िएगा आप लोग तो वहाँ देखिएगा जब इंडिया का आज़ादी के बाद कैलकुलेट किया गया था पर कैपिटा इनकम तो लगभग 250 के आसपास था। वहीं जब दादा भाई नौरोजी 1868 में कैलकुलेट किए थे दादा भाई नौरोजी, तो उस समय ये मात्र 20 रुपीज़ था। बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, विलियम डिग्बी आते हैं और भी कॉर्नवालिस आते हैं, कर्जन आते हैं। दूसरी बात ये थी कि नमक कर जो है तो इस पे सरकार का एक अधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी सॉल्ट लॉ जो है उस पे एक अधिकार को ख़त्म कर दिया जाए। जो तटीय संचार है उस पर भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, यानी कोस्टल एरियाज़ में जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस पे इन लोगों को आरक्षण मिले। रुपया और स्टेर्लिंग जो है इंग्लैंड की पौंड, उसमें विनिमय का अनुपात कम किया जाए। जैसे आज बात करते हैं हम लोग कि अमेरिका का $1 इंडिया के 80 रुपीज़ के बराबर है, तो काफ़ी डिफरेंसेस है। घटाइएगा तो 79 का, ऐसे मल्टीप्लाई में देखिएगा तो 80 टाइम्स का अंतर है। वैसे ही रुपया और स्टर्लिंग में उस समय काफ़ी ज़्यादा अंतर था, तो इस अंतर को कम किया जाए। अंतर कम करने का मतलब क्या है, जैसे अगर 40 का वैल्यू 80 होता तो 1 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो कितना आता, 80/40, 2, यानी आधा के बराबर होता, लेकिन वहाँ पे कितना है, 80 गुना है। वैसे ही स्टर्लिंग और रुपया के बीच में अनुपात को कम किया जाए, ये मांग थी। जो देसी कपड़ा था वो यहाँ के उद्योगों में बनाए जाते थे, तो उनको संरक्षित किया जाए। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स थी, टेक्सटाइल मिल्स, उनको संरक्षित किया जाए। फिर सैनिक खर्च बहुत ज़्यादा होता था उस समय, तो सैनिक खर्च पे 50% का रिडक्शन हो, ये सैनिक जो खर्च है इस पे भी 50% का रिडक्शन हो। सिविल जो प्रशासन था इस पर 50% की छूट हो। सिविल सर्विसेज जो थी उस पे 50% का डिक्रीमेंट किया जाए। जो उस समय मादक द्रव्य थे उस पे स्टॉप किया जाए। जैसे बिहार में शराबबंदी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिहार में शराबबंदी कब से लागू है। भारत में सबसे पहले गुजरात वो राज्य था जहाँ पे गांधी जी ने स्टॉप करवाया था नशा, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए, नशा विमुक्त भारत बनाया जाए। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी जाए, जो भी राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई कर दी जाए। इसी में एक किस्सा आता है भगत सिंह का। जब गांधी इम्पैक्ट होता है तो गांधी जी उसमें भगत सिंह को चाहे तो छुड़ा सकते थे। अब इसमें क्या बातें रही हैं उस पर कभी डिटेल में बातें करेंगे हम लोग। तो गांधी जी ने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी नहीं माना। इसके पीछे क्या वजह है
उस पर बातें होंगी। फिर सीआईडी में परिवर्तन किया जाए, जो सीआईडी था इसमें परिवर्तन किया जाए। आर्म्स एक्ट था जिसमें जो नागरिक थे वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके, इसमें परिवर्तन किया जाए। इसमें से जो प्रथम दो मांगे थी, जैसे कि भूमि कर में 50% की कमी और दूसरी नमक कर के एक अधिकार को ख़त्म किया जाए, तो ये दोनों किसानों की मांगे थी, किसान वर्ग की दोनों मांगे थी। संख्या 3 से 5 तक की बात करें हम लोग, तो ये बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी। 3 से 5 तक कहें तो जैसे कि तटीय संस्थान पर भारतीयों का आरक्षण हो, रुपया स्टर्लिंग विनिमय में अनुपात कम किया जाए और देसी उद्योगों को संरक्षित किया जाए। ये जो बुर्जुआ प्रकृति थी उनकी मांगे थी। जबकि अंतिम जो 6 मांगे थी वो आम जनता द्वारा मांग की गई थी, जैसे आर्म्स एक्ट, सीआईडी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, मादक पदार्थों की पूर्णतः स्टॉप करना। तो ये जो भी थी आम जनता की मांग थी। अब होता है एक गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च 1931 में होता है। मार्च 1931 में होता है। डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक 5 मार्च को शायद होता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च 1931 में। इसके तहत कांग्रेस को अब आमंत्रित किया जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो होता था कहाँ, इंग्लैंड में। और जब गांधी जी पहुँचते हैं तो वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके पुलिस ज्यादती पर जांच करने की दबाव नहीं देने की बात मान ली गई है राउंड कॉन्फ्रेंस में। ये पुलिस किसी पे दबाव नहीं डाल सकती है पूछताछ के लिए। यहाँ एक फैक्ट याद रखेंगे हम लोग कि गांधी और इरविन के बीच में जो ये समझौता हुआ, तो इन दोनों के मिलने की वजह थे पहले तेज बहादुर सप्रू और उनके एक साथ और व्यक्ति थे, उनका नाम था एम.आर. जफर। इन दोनों ने ही गांधी और इरविन पैक्ट या गांधी और इरविन समझौता करवाया था। इन्हीं लोगों की सहायता से ये दोनों समझौता हुई थी। अब सरकार की ओर से सभी जो अध्यादेशों की वापसी तथा अभियोगी की समाप्ति की बात कही गई और हिंसा के जो दोषी थे, राजनीतिक कैदी थे, ऐसी बातें सभी मान ली जाती हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा है, गांधी जी लंदन जाते हैं और वहाँ जिस वजह से जाते हैं वो वजह पूरा नहीं होता है, यानी लंदन में इनकी बातें पूरी तरह से नहीं मानी जाती है और इनका जाना असफल रहता है इनका जाना वहाँ पे। गांधी जी वापस आते हैं इंडिया और सोचते हैं कि अब हमें देश को गुलामी की दास्तान से तो बचाना ही है, अब कैसे बचाया जाए। तो फिर जनवरी 1932 में गांधी जी एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन रीस्टार्ट करते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को
शुरू हुआ था पहली बार स्वाभिमान आंदोलन, और वहीं जनवरी 1932 में ये रीस्टार्ट होता है। अब यहाँ 1932 में ही ये यरवड़ा जेल में होते हैं। जब यरवड़ा जेल में होते हैं तो जो उस समय छुआछूत की प्रथा चल रही थी, अस्पृश्य की जो बात थी, उसके लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में ये उपवास करते हैं जेल में ही। उपवास के पीछे वजह क्या थी? तो जो लोग अलग से डिमांड कर रहे थे चुनावी क्षेत्र के लिए, उन लोग यहीं पे यरवड़ा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा करके ख़त्म किया जाता है। इसके पहले गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 1932 में ही यहाँ पे एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है 1932 में ही अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। 1933 में साप्ताहिक पत्र ये निकालते हैं हरिजन। और चूँकि हरिजन अस्पृश्य जो समाज था, जो SC/ST कम्युनिटी था, उनकी लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं महात्मा गांधी और हरिजन पत्र निकालते हैं। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम इस समय ये बदल देते हैं और हरिजन ही कर देते हैं। जब 1916-17 में बनाए थे साबरमती आश्रम, उस समय इसका नाम था साबरमती, जो आगे 1933 में आकर के बदल जाता है हरिजन आश्रम में। और हमेशा के लिए ये छोड़ करके देशव्यापी जो अस्पृश्यता थी उसके लिए आंदोलन छेड़ते हैं। फिर आता है 1934 का समय और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना होती है गांधी जी के नेतृत्व में। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 1934 में स्थापित होता है। 1936 में गांधी जी वर्धा के निकट एक गांव है, उस गांव का चयन करते हैं और यहीं पे सेवाग्राम आश्रम की स्थापना करते हैं। तो वर्धा के निकट एक गांव में सेवाग्राम की स्थापना करते हैं। 1937 में गांधी जी ये जो अनटचेबिलिटी था उसके निवारण के लिए अभियान में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं, क्योंकि अनटचेबिलिटी रंगभेद का सामना सबसे पहले महात्मा गांधी को अफ्रीका में करना पड़ा था, जब इनको ट्रेन से धक्के मार करके गिरा दिया गया था। तो इसके लिए ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। उन्नीस 1938 में मिस्टर गांधी बादशाह खां होते हैं। बादशाह खां, इनके साथ ही NWFP का दौरा करते हैं। जो जो ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट, वहाँ जाते हैं। फिर ये पहुँचते हैं उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में। इस तरह से ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं।
1940 का दौर आता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। जो पहले व्यक्ति बनते हैं सत्याग्रही वो थे विनोबा भावे, और वहीं दूसरे जो सत्याग्रही बनते हैं वो होते हैं पंडित नेहरू। बिहार के संदर्भ में भी हम लोग याद रखेंगे कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, और वहीं दूसरे सत्याग्रही डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। उन्नीस सौ 42 में गांधी जी हरिजन के लिए फिर काम करते हैं। हरिजन जो पत्रिका थी इसके लिए फिर से काम शुरू करते हैं। बीच में ये काम स्टॉप हो गया होता है, तो इसके लिए फिर से काम शुरू करते हैं। और 1942 में ही जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो वो असफल रहता है, वो समन्वय नहीं बैठा पाता है और असफल रहता है। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, याद रखेंगे इससे रिलेटेड। 9 अगस्त का डेट 1925 और 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। काकोरी कांड, जिसमें डकैती की जाती है ट्रेन की। जब 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें गांधी जी का सबसे फेमस नारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। या तो अब हद से गुजर जाना है या कुछ नहीं करना है। भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला जो ये था अंतिम प्रयास था, नहीं तो इसके बाद अब कुछ नहीं किया जाता। इसके दौरान ही एक चलता है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो भी प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जैसे पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा जाता है, वैसे ही बहुत सारे नेताओं को पूरे इंडिया स्तर पे मैक्सिमम जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर करके कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया जाता है। 1944 में चूँकि गांधी जी अब जेल में जा चुके होते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते, तो 1944 में 22 फरवरी को उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। और इस समय होते कहाँ हैं ये लोग? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस, ऐसा ये पैलेस कहने का है, ये था जेल ही, क्योंकि लोगों को नज़रबंद रखा जाता था। वो किसी से मिल नहीं सकते हैं बाहरी व्यक्ति से, तो अंदर ही है। तो 22 फरवरी 1944 को आगा खां महल में कस्तूरबा जी का जो है जीवन लीला वो समाप्त हो जाता है। वो उस समय 62 वर्ष की वैवाहिक संबंध के बाद मृत्यु को प्राप्त होती है।
और उनकी उम्र होती है 74 साल। तो 62 साल से माइनस कीजिएगा 2 और एक आइएगा तो 1, यानी 12 साल की जब रही होंगी तो उनका विवाह हुआ था महात्मा गांधी से। 1946 की बात करें हम लोग, 1946 की, तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट होती है और पूर्वी बंगाल के जो 49 गांव थे वहाँ पे शांति यात्रा के लिए महात्मा गांधी निकल पड़ते हैं। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दंगे होने के कारण कितने गांव थे? 49 गांव, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो गांधी जी यहाँ पे निकल पड़ते हैं। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की यात्रा करते हैं। तो अब पहुँचते हैं बिहार गांधी जी, और इसी वर्ष ये जा करके फिर से नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। और वहीं पे इनसे जिन्ना भी मिलते हैं। अब जिन्ना मिलते हैं तो जिन्ना का अपना रोना था और देश विभाजन की बात जो है वो बहुत ज़ोर से उजागर होती है। अब इस बात को गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद होते हैं। लेकिन इस आज़ादी के दिन भी महात्मा गांधी शांति बनाए रखने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं। और वो उस समय दिल्ली में नहीं होते हैं जब देश आज़ाद होता है, वो होते हैं कोलकाता में। कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, तो ये होते हैं कोलकाता में। अगर जीवन में सबसे ज़्यादा किसी से परेशान रहे हैं महात्मा गांधी, तो वो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और इनके एक पुत्र रहे हैं हरीलाल। तो इन दोनों आत्माओं ने महात्मा गांधी की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। यानी सबसे ज़्यादा परेशान किसी से हुए हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना और हरीलाल से। महात्मा गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। अब ऑटोबायोग्राफी की जो बात है, 1869 से लेकर के 1921 तक का जो समय काल होता है, ये प्रकाशित होता है 1927 में। 1927 में नवजीवन जो पत्रिका आती है, नवजीवन पत्रिका, इसमें प्रकाशित होता है इनका 1869 से 1921 तक का ऑटोबायोग्राफी। फिर आगे बाद में प्रकाशित होता है। 1948 की बात करें हम लोग, तो 1948 में महात्मा गांधी जो है अपने जीवन का अंतिम उपवास करते हैं, और ये उपवास था 13 जनवरी से फर्दर 5 दिन तक करते हैं, यानी 18-19 जनवरी तक ये उपवास करते हैं। ये जो उपवास की इनकी चल रही थी प्रक्रिया,
वो दिल्ली के बिरला भवन में चल रही थी, बिरला हाउस में चल रही थी। और ये इस कारण से था क्योंकि देश में अभी भी शांति का माहौल नहीं बन पा रहे थे, सांप्रदायिक हिंसे बहुत जोर शोर पे थे। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में एक विस्फोट होता है। जब प्रार्थना सभा में होते हैं तो विस्फोट होता है। ये विस्फोट क्यों था, क्या था, उस बात का पता नहीं चल पाता है, तो उस बात को लोग यूं ही छोड़ देते हैं। फिर 30 जनवरी 1948 को वो दिन आ जाता है जब नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना सभा, जो शाम की प्रार्थना सभा होती है बिरला हाउस में, तो वहाँ पे गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। अब इनकी हत्या हो चुकी है, इनकी जीवन लीला का अंत हो चुका है। तो अंतिम यात्रा में इनके जो कंधे देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें से मुस्लिम संप्रदाय के एक व्यक्ति होते हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो कंधा देने वालों में अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 11 नवंबर 1888 को, और 11 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस। गांधी जी की जो ये जीवन लीला थी अब खत्म हो चुकी थी। इनके अंतिम संस्कार का कार्य कर दिया गया था, तो इनकी समाधि बनाई जाती है। समाधि स्थल है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है नई दिल्ली में, और इसका नाम है राजघाट समाधि स्थल का नाम है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काले संगमरमर से की गई है, संगमरमर से इसकी बनावट की गई है, काले रंग की। गांधी जी जो थे ये किस कम्युनिटी से आते थे, ये सबके लिए सवाल रहता है। गांधी जी पंसारी जाति के थे, और इन्होंने आईएनसी के एकमात्र अधिवेशन 1924 के अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो गांधी से संबंधित जो भी बातें थी हम लोग देखें। मिलते हैं हम लोग अगले दूसरे व्यक्तित्वों के जीवन गाथा को लेकर के।